तो आप सभी का स्वागत है शाकुंतलम ट्रेडिशनल स्माइल केयर में, एक आयुर्वेदा, योग, नेचुरोपैथी मेडिटेशन सेंटर पश्चिम बिहार दिल्ली में। मैं डॉक्टर वंदना त्यागी और आज का टॉपिक है हमारा डेंगू फीवर। बहुत चल रहा है डेंगू फीवर अभी और बहुत प्रॉब्लम में है बहुत सारे पेशेंट। तो बीमारी की बात चलेगी, कॉज क्या है, सिम्टम क्या है, मैनेजमेंट क्या है, कैसे कैसे ये आपको ट्रबल कर सकता है। डेंगू फीवर होता है और डेंगू कैसे आ जाता है और कहाँ से आ जाता है, चिकनगुनिया कैसे आ जाता है, कहाँ से आ जाता है। देखिए, नेचर है। मैं आपको एक और बात बता दूं, हम जो यहाँ पर बात करते हैं वो केवल वैदिक और योगिक साइंस की बात करते हैं। एलोपैथिक साइंस कितना ज़रूरी है, कितना इमरजेंसी के लिए ज़रूरी है, वो हम केवल यहाँ पर बात करते हैं। तो डेंगू फीवर सभी को पता है, एक मच्छर के काटने से होता है। डेंगू का जो मच्छर होता है वो फीमेल होती है, आपको पता है, जिसका नाम जो है वो एडीज करके है। फीमेल जो मॉस्क्यूटो है उसमें बहुत ज़्यादा डेंगू के वायरस होते हैं, मेल में कम होते हैं, मेल मॉस्क्यूटो में कम होते हैं। और ये जो मच्छर है ये केवल आपके घुटनों तक उड़ सकता है, पैरों में ही काटता है ज़्यादातर, ये आपको पता ही होगा, सबको पता। तो जो ये मच्छर है ये पानी में पनप जाता है, कहीं भी पेड़ पौधों में पनप जाता है, पार्क में आप जाएंगे वहाँ पनप जाता है। और ये मच्छर के अंदर एक वायरस होता है, ये वायरस इस मच्छर के अंदर घुसा हुआ रहता है। और जब ये मच्छर आपको काटता है तो अपने लार, जो उसकी जो लार्वा है, लार है, उसके थ्रू वो आपके ब्लड में उसको छोड़ देता है और वो वायरस आपके ब्लड में चला जाता है मच्छर के लार के थ्रू। ये मच्छर घुटनों तक उड़ता है, बस इससे ज़्यादा इसकी ऊंचाई नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है कि पार्क में बच्चों को हमेशा पैंट पहनाकर भेजें, जीन्स पहनाकर भेजें, सॉक्स पहनाकर भेजें, जिससे कि मच्छर अगर काटता भी है तो वो केवल उस कपड़े पर ही रह जाए। तो ये मच्छर घुटनों तक काटेगा, हमें पता चला। इसका इंट्यूबेशन पीरियड जो होता है, यानी कि जब इसने काटा तो तब आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा, लेकिन 14 दिन तक, 3 से 14 दिन तक के बाद ये डेंगू फीवर आपको आ सकता है। इसके जो सिम्टम होते हैं वो टेम्परेचर आपको बढ़ेगा 14वें दिन, 10वें दिन, 15वें दिन, कभी भी बढ़ सकता है। 3 कैटेगरीज होती हैं इस डेंगू फीवर की। तो हो सकता है 14वें दिन, 15वें दिन, 10वें दिन आपको फीवर आए और आपको लगे कि ये तो सिंपल फीवर है, वायरल फीवर हो गया है, ठीक है। सबसे पहले टेम्परेचर होगा और आपको सीवियर हेडेक होगा। ऐसा लगेगा कि आंख के पीछे आपको बहुत ज़्यादा दर्द है, आंख के पीछे दर्द है, ये यहाँ से दर्द होता हुआ आपका आता है और सर में वो इतना सीवियर पेन होता है कि आपको लगेगा सर फट जाएगा आपका। तो ये सबसे पहले सिम्टम आते हैं, टेम्परेचर और हेडेक, बहुत बुरे सिम्टम हैं। देन 1-2 दिन में आपने कोई डॉक्टर के पास गए, आपने एंटीबायोटिक कुछ डॉक्टर ने दे दी, पेन किलर दे दिया, आपको ये दे दिया, तो तुरंत एंटीबायोटिक के लेते ही, क्योंकि पर्टिकुलर आज तक डेंगू की कोई मेडिसिन या वैक्सीन तैयार नहीं हुई है। तो इसीलिए कोई भी एंटीबायोटिक जब दे देते हैं, एंटीवायरल डॉक्टर्स दे देते हैं, तो फिर ये हेमरेजिक होना शुरू हो जाता है, आपकी बॉडी पर रैशेज आ जाते हैं, लीवर पे बहुत बड़ा इफेक्ट करता है, सीवियर पेट दर्द होगा, आपको लगेगा कि मोशन आना चाहिए लेकिन मोशन आता नहीं है। लीवर पे सबसे पहले सूजन कर देता है, अफेक्ट कर देता है, ये बहुत बुरा। लीवर में ऊपर अपर एब्डोमेन में आपको बहुत सारा पेन रहना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके के सिम्टम डेंगू फीवर के आते हैं। फिर 1-2 दिन बाद आपको जॉइंट्स पेन होना शुरू हो जाएगा, चिकनगुनिया में भी और डेंगू फीवर में भी। तो ये सिम्टम आते हैं। तो ये कॉमन सिम्टम है जो एवरी डेंगू फीवर में आपको देखने को मिलेंगे। तो जिनको भी अगर ये एक्सपीरियंस होता है तो प्लीज़ बिना ब्लड टेस्ट कराए, सबसे पहले आपको ब्लड टेस्ट कराना है। फीवर आया, हेडेक, सीवियर हेडेक हुआ, तो केवल एक पैरासीटामोल टैबलेट ले सकते हैं, क्योंकि पैरासीटामोल पेन किलर भी होती है, एंटीपायरेटिक भी होती है, यानी कि बुखार को भी कम करती है और आपके दर्द को भी कम करती है। तो डॉक्टर भी जब आप जाते हैं, डॉक्टर्स भी आपको केवल पैरासीटामोल देते हैं और फिर एकदम से ब्लड टेस्ट लेते हैं, आपका ब्लड लेते हैं कि टेस्ट करने के लिए भेजा जाए, उसमें पता चल जाएगा कि मलेरिया है, डेंगू है, क्या है। तो कुछ कुछ सिम्टम है जो डेंगू के अलग हैं, मलेरिया के अलग हैं, कुछ कुछ अलग अलग सिम्टम होते हैं। तो जो डेंगू के सिम्टम है वही मैंने कहा कि आपको सबसे पहले सीवियर हेडेक होगा,
आंखों के बिहाइंड पे ऐसा लगेगा बहुत सीवियर दर्द है, फट जाएगी आंख आपकी, वॉमिट, नोजिया, ये सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी, पेट दर्द होना शुरू हो जाएगा, लिवर पे अफेक्ट होगा, वॉमिट, नोजिया सेंसेशन होगी, वॉमिट आनी शुरू होगी और डिहाइड्रेशन हो सकता है, यानी कि पानी की बहुत कमी हो जाएगी बॉडी के अंदर। उसके बाद आपका सेल्स प्लेटलेट्स काउंट जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाएगा, वो कम होने शुरू हो जाएंगे। तो इसी को डेंगू का यही साइड इफेक्ट्स होते हैं और यही सिम्टम्स होते हैं। तो इसका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है, सबसे पहले हमें डिहाइड्रेशन को कम करना है, पहले टेम्परेचर को कम करना है, फिर साथ में हमने पेन को कम करना है, सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट हमें देना है। तो इस कंडीशन में पेशेंट ओरली कुछ नहीं ले पाता है और उसको वॉमिट होना शुरू हो जाता है। तो इस कंडीशन में प्लेंटी ऑफ फ्लूइड चढ़ाया जाता है, बैलेंस्ड फ्लूइड चढ़ाया जाता है, मेंटेनेंस किया जाता है फ्लूइड का कि आज हमने 3 बोतल चढ़ाई है, फिर 24 आवर्स में हमें इतना फ्लूइड देना है। वो डॉक्टर डिसाइड करता है कि कितना फ्लूइड देना है पेशेंट को। अगर पेशेंट ओरली कुछ नहीं ले पा रहा है, लिवर में सूजन आने के कारण, वोमिटिंग सेंसेशन के कारण, वोमिट होने के कारण से और फीवर इतना ज़्यादा है, हेडेक है, तो फ्लूइड चढ़ाया जाता है। डिहाइड्रेशन नहीं होने देना होता है, क्योंकि अगर डिहाइड्रेशन हो गया है, पानी की बॉडी में कमी हो गई, तो जो प्लेटलेट्स है वो प्लेटलेट्स काउंट और ज़्यादा आपके डाउन जाते रहेंगे। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, लैक्स में है, बहुत अच्छा है, 1.5 लाख तक मिनिमम होते हैं प्लेटलेट्स काउंट, 4-4.5 लाख तक होते हैं। लेकिन किसी किसी के 20,000 25,000 चले जाते हैं, तो फिर डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कि प्लाज्मा चढ़ाया जाए या प्लेटलेट्स जो है बॉडी को ब्लड जो है वो दिया जाए, आईवी के थ्रू दिया जाए। तो ये सारे होते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको पेन को जब दर्द होता है तो बहुत पेशेंट परेशान हो जाता है, लेकिन इसमें पानी का लिक्विड आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। इसमें सारा नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट है, इसमें सारा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होते हैं, इसमें एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट ही नहीं होता है। बस क्योंकि वो मॉडर्नाइज वे में, अब हम पहले बस्ती आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो पास्ट में बस्ती का प्रोसेस था कि बस्ती के थ्रू हम लोग पेशेंट को दिया करते थे, वैद्य लोग दिया करते थे। लेकिन अब आईवी, अब मॉडर्नाइज वे हो गया है, तो हम यहाँ से वेन से निडल घुसा करके यहाँ से फ्लूइड को चढ़ाना शुरू कर देते हैं, आईवी फ्लूइड देते हैं। तो सारा नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट होता है। अब अगर हम आयुर्वेदिक मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसमें काढ़े बहुत ज़रूरी होते हैं। लेकिन अच्छा, एक बात और, एक लोगों के ना दिमाग में एक बहुत ही गलत फहमी हो गई है। जब से ये कोरोना कोविड-19 आया है, तब से लोगों ने काढ़े का मतलब जो है बस एक काढ़ा समझ लिया है कि वो आयुष ने काढ़ा बनाया या फलाना रामदेव का काढ़ा है, तो वो फीवर का वायरल का काढ़ा है। तो जिसके लिए भी हम किसी पेशेंट के लिए बोलते हैं कि भाई तुम्हें इसमें हमें डिकॉक्शन चलाना पड़ेगा या ये कुछ दवाइयाँ होंगी उनको उबाल के पीना पड़ेगा, तो वो लोग सोचते नहीं जी काढ़ा तो हमने बहुत पी लिया। काढ़े एक तरह के ही नहीं होते हैं, काढ़े कई प्रकार के होते हैं। जिस हर्ब्स को हम पका के और उसका 1/4 पानी जब रह जाता है उसको पीते हैं, उसी को हम काढ़ा या डिकॉक्शन कहते हैं। आयुर्वेदिक भाषा में, इंग्लिश में डिकॉक्शन बोला जाता है। तो ये बिल्कुल भी ना सोचिए कि काढ़े का मतलब केवल एक ही काढ़ा है जो आयुष वालों ने डेंगू इसके वायरल के लिए बताया। नहीं, काढ़े अलग अलग तरीके के होते हैं। तुलसी का भी काढ़ा होता है, गिलोय का भी काढ़ा होता है, अलग अलग तरीके के काढ़े होते हैं। और पेन में अलग होते हैं, डेंगू में अलग होते हैं, चिकनगुनिया में अलग होते हैं, किसी में कुछ होता है, किसी में कुछ होता है। वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं, वो आयुर्वेदाचार्य नेचुरोपैथ डिसाइड करते हैं कि कौन सा काढ़ा इसमें दिया जाए। तो ऐसे ही मेरे पास कई पेशेंट के फ़ोन आते हैं कि मैम काढ़ा तो हम पी रहे हैं। मैंने कहा बेटा ये काढ़ा आपके मान लो शियाटिका में हमें कोई काढ़ा देना है, पिलाना है, तो वो लोग कहते हैं कि नहीं काढ़ा तुम बहुत पी चुके। तो एक तरह का काढ़ा नहीं होते, काढ़े कई प्रकार के होते हैं। तो इसमें आयुर्वेदिक प्रोस्पेक्टिव की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कुछ काढ़े पिलाए जाते हैं। जैसे इसमें पपीते के पत्तों का रस, पपीते के पत्तों को उबाल कर पिलाया जाता है। अब देखिए पपीते के पत्ते इसमें क्या करते हैं, पपीते के पत्ते को प्लेटलेट्स काउंट को नहीं बढ़ाते, वो क्या करते हैं आपकी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। यानी कि लिवर पे ऑलरेडी इतनी सूजन है, तो जो बॉडी में टॉक्सिक मटेरियल रुका हुआ है उसको बाहर निकालते हैं। क्योंकि फ्लूइड ज़्यादा से ज़्यादा ले रहे हैं, तो हम उसको निकालने के लिए भी कोई प्रोसेस ढूंढें तो हमारी बॉडी की धुलाई हो जाती है, सर्कुलेशन आ जाता है, बॉडी की धुलाई हो जाती है। और जैसे ही बॉडी की धुलाई होगी तो जो हमारे ब्लड में जो वायरस पनप गया है मच्छर के थ्रू जा करके वो निकल जाता है, वो बाहर चला जाता है और हमारा प्लेटलेट्स ठीक होना शुरू हो जाता है। तो हमें बॉडी के प्रोसेस को, जो बॉडी का फंक्शन है उसी को हमें मैनेज करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है, नॉर्मल करना पड़ता है। तो कुछ आपकी विल पावर डिपेंड करती है, कुछ मेडिकल मैनेजमेंट डिपेंड करता है। क्योंकि इसमें मेडिकल मैनेजमेंट में कोई भी ऐसी दवा नहीं है जो इसमें कोई एंटीबायोटिक या एंटीवायरल अलग से बनी हुई हो, अलग से कुछ नहीं बना हुआ। इसमें प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, आपके आयुर्वेदिक दवाइयाँ और आपकी नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट ही काम करते हैं।
और उस टाइम आप योग प्राणायाम तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि इतना सीवियर हेडेक होता है, इतनी वीकनेस आ जाती है, आपको ऊपर खाया कुछ नहीं जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, स्किन पर रैशेस आ जाते हैं, जॉइंट पेन हो जाता है। तो योग और प्राणायाम तो आपसे किए ही नहीं जाते 8-10 दिन तक। तो इसलिए प्राणायाम धीरे धीरे शुरू करना है और योग आसन बाद में शुरू करना है जब आप बैलेंस हो जाएं। तो फीवर तो डेंगू का आया, जब डेंगू का फीवर तो आ गया, लेकिन अब उससे हम और सीवियर सिम्टम में ना जाएं, उसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें बिल्कुल आयुर्वेदिक मेडिसिन लेना है, आयुर्वेद डॉक्टर की सलाह से लेना है। बहुत अच्छी अच्छी दवाएं होती हैं। अब जैसे कहा जाता है कि भाई डेंगू फीवर में बकरी का दूध पीना है। अब बकरी के दूध में क्या होता है? बकरी के दूध में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, आपको स्ट्रेंथ देते हैं, जो भैंस के दूध में भी नहीं होते हैं और गाय के दूध में भी नहीं होते हैं। और वो इजी डाइजेस्टेड होता है, जो आपका लिवर उसको पचा पाता है। और क्योंकि उसमें वो लिक्विड है तो इसलिए कहा जाता है बकरी का दूध पीजिए। बकरी के दूध में कोई ऐसा नहीं होता कि वो कि प्लेटलेट्स को ही बढ़ा देगा, डेंगू फीवर के लिए कोई एंटीबायोटिक होता है। आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ देने के लिए, आपकी बॉडी को मजबूत करने के लिए, आपकी एंटीबॉडीज तैयार करने के लिए आपका जो बकरी का दूध है वो काम करता है। ऐसे ही पपीते के पत्तों का काढ़ा होता है और भी बहुत सारी चीज़ें। गिलोय का काढ़ा जरूर पीना है, इम्यूनिटी एनहेंसर है। गिलोय का काढ़ा तो वैसे भी पीते रहना है आजकल, बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे सिम्टम हुए, ये हमारे नेचुरोपैथी के सिम्टम की अगर हम बात करते हैं तो अगर फीवर है, हेडेक बहुत ज़्यादा है, तो आप वो कोल्ड पैक सर पर रख सकते हैं, यानी कि ठंडे पानी में तौलिए को भिगोकर निचोड़कर अच्छे से उसको सर पे माथे पे रखिएगा और माथे पे रखकर उसको फीवर को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। आप अपने हाथों पैरों को भी ठंडे पानी से पोंछ सकते हैं, जिससे कि आपको रेस्ट मिलेगा, आराम मिलेगा। लेकिन पैरासीटामोल टैबलेट केवल लेनी है और प्लेंटी ऑफ फ्लूइड लेना है, लिक्विड डाइट लेनी है। पपीता, कीवी खाना है, पपीता खाना है, बहुत पतली आपको खिचड़ी बनाकर खानी है और गिलोय का काढ़ा पीना है। कुछ आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लेकर वो दवाइयाँ खानी हैं, बहुत ज़रूरी हैं। और प्राणायाम, धीरे धीरे गहरी श्वास लेना, गहरी छोड़ना, गहरी लेना, गहरी छोड़ना, ये काम करना है, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन आपका फंक्शन में आ जाए। तो ये ही डेंगू फीवर है, ये ही डेंगू फीवर के सिम्टम हैं, कॉज हैं, आप सबको पता है। अब इसके प्रिवेंशन की हम बात करते हैं कि भाई डेंगू या चिकनगुनिया या कोई भी वायरल फीवर नहीं हो, उसके लिए क्या करें? अब देखिए, जैसे कोविड-19 का वायरस है, वो तो दिखता भी नहीं है, वो कहाँ से आ रहा है, किसको आ रहा है और किसके थ्रू किसको चला जा रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा है, वो बिल्कुल दिखता ही नहीं है। लेकिन मच्छर तो हमें दिखते हैं। अब ये तो ज़रूरी नहीं है कि वो डेंगू का मच्छर ही हमें दिखे कि यही मच्छर डेंगू का है। बहुत सारे मच्छर होते हैं, उसमें कौन सा डेंगू का है हम क्या कह सकते हैं, कौन सा चिकनगुनिया का है हम क्या कह सकते हैं। तो इसलिए अपने घर के आसपास पानी जमा ना होने दें, ठीक है। गमलों में पानी डालें तो नीचे छेद होना चाहिए गमले के, जिससे एक्स्ट्रा पानी वो निकल जाए। पानी उतना ही पौधा जितना पिए उतना रखें। हाइजीन का बहुत ध्यान रखें, हाइजीन ना हो, क्योंकि पानी में, रुके हुए पानी में मच्छर पनपते हैं, तो इसीलिए कहा जाता है कि पानी आसपास इकट्ठा ना होने दें। दूसरा, अपने गमलों की, अब मौसम चेंज हो रहा है तो अब जो है गमले इधर उधर को सारे पेड़ पौधे बढ़ गए हैं, उनकी टहनियाँ इधर उधर बढ़ गई हैं, उनकी कटिंग छटिंग करें पौधों की, जिससे कि वहाँ पर मच्छर बैठने या मक्खियाँ बैठनी शुरू ना हो। ये सीज़न बहुत ज़रूरी होता है। उधर बसंत का, मार्च का सीज़न और ये सीज़न अक्टूबर नवंबर का सीज़न, जिसमें आप अपने पौधों की नलाई गुड़ाई करें, नए पौधे लगाएं और कटिंग करें। जो पुराने पौधे हैं, जो बड़े पौधे हैं, उनकी कटिंग करें। तो खासकर गमलों का बहुत ध्यान रखना है। पार्क में अगर जाते हैं तो आप पूरी पजामी पहनकर जाएं, फीमेल पूरी पजामी पहनकर जाएं, और बच्चों को जीन्स या पजामा पहनाकर भेजें। जो ट्राउज़र होते हैं, जो खेलने कूदने में इजी रहें, और लेकिन अगर मच्छर काट भी ले तो वहाँ पर वो आपको प्रॉब्लम में ना करे। तो ये बहुत ज़रूरी है। हमारे इंडिया का कल्चर ये है कि हम अपने घर से कूड़ा साफ़ करते हैं और सड़क पर फेंक देते हैं। इसका ध्यान रखें। हमें अपना देश बनाना है, हमें अपने देश का स्वास्थ्य बनाना है, हम सबको मिलकर बनाना है। हम लोग जो हैं मेडिकल टीम है, हम मेडिकल टीम सलाह दे सकते हैं और कुछ आपदा आई तो उसमें हम जुट कर काम कर सकते हैं। लेकिन जो पब्लिक है, जो जनता है, वो प्रिवेंशन का काम कर सकती है। प्रिवेंशन का काम याद रखिए केवल एक ही लोग कर सकते हैं, वो होती है जनता, वो होती है पब्लिक।
प्रिवेंशन के लिए, जो कम्युनिटी हेल्थ है उसके लिए पब्लिक बहुत बड़ी जिम्मेदार होती है। तो इसलिए प्रिवेंशन करने के लिए आपको पब्लिक को सामने आना होगा। अपने ध्यान रखें, अपनी गलियों में बड़े बड़े डस्टबिन रख सकते हैं, ढके हुए डस्टबिन हों जहाँ पर आप अपना कूड़ा डाल दें और एमसीडी की गाड़ी आए और ले जाए उठाकर, ठीक है। कुछ भी ऐसा करें, किचन का वेस्ट मटेरियल जो है उसको आप अलग अलग करके कलेक्ट करें। चाय की पत्ती जो होती है उसका खाद बन जाता है, उसे गमलों में डालें, आप इस तरीके का खाद गमलों में डालें, पानी उतना ही दें। गमला अगर आप रखते हैं घर में तो उसको बच्चों जैसी केयर करें, बच्चों जैसी केयर होती है गमले की और एक पैट्स की, ठीक है। आप पौधे आपसे बात करना शुरू करते हैं, तुलसी का पौधा भी आपसे बात करेगा अगर आप वो करोगे। और एक चीज़ और मैं बता दूं, तुलसी का काढ़ा, कोई भी गर्म चीज़, गर्म वाली जो चीज़ होती है, तुलसी का काढ़ा होता है, ये सब चीज़ें होती हैं, वो डेंगू फीवर में नहीं देना है, बिल्कुल नहीं देना है डेंगू फीवर में, क्योंकि डेंगू फीवर पित्तज होता है, उसमें पित्त बढ़ा हुआ होता है, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखने वाली बहुत ज़्यादा बात है, इसको आप ध्यान रखिए। डेंगू फीवर कैसे आ जाता है, कारण क्या होते हैं, सिम्टम क्या होते हैं, मैनेजमेंट क्या होता है, आयुर्वेदिक नेचुरोपैथी मैनेजमेंट क्या होते हैं, ये मैंने आज बताया। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सारे फ़ोन नंबर्स हैं, आप आइए। कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ है, घबराना नहीं है, फ़ोन कॉल करना है, अपॉइंटमेंट लेना है और सलाह लेनी है। शाकुंतलम ट्रेडिशनल स्पाइनल केयर एक ऐसा सेंटर है जहाँ पर स्पाइन की डिजीज़ को मेन टारगेट किया जाता है, लेकिन कोई भी डिजीज़ हो, स्किन डिजीज़ हो जो क्रॉनिक है, कट्टर डिजीज़ है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, सोरियासिस है, बहुत सारी ऑटो इम्यून डिजीज़ भी हैं जिनको वैदिक और योगिक साइंस के थ्रू, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, योग, मेडिटेशन के थ्रू ही हम लोग ठीक करते हैं। पूरी टीम लगी हुई है, हमारे आयुर्वेदाचार्य हैं, हमारे नेचुरोपैथ हैं, योगाचार्य हैं। तो आप जो है आकर के बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और वहाँ पर अपना ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। तो ये आज का सेशन था। थैंक यू सो मच, सभी का धन्यवाद, प्रणाम।